सुप्रभात बच्चों। आज हम करेंगे अपना आज का उपविषय अपठित काव्यांश। जैसा कि हमने कल की कक्षा में पढ़ा था, अपठित गद्यांश जो था किसी कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, आत्मकथा का एक छोटा भाग आता है और उसे पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है या दिए गए उत्तरों में से चुनना होता है। उसे बोलते थे अपठित गद्यांश। आज हम पढ़ेंगे अपना दूसरा उपविषय अपठित काव्यांश। क्या पढ़ेंगे? अपठित काव्यांश पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है? वह काव्यांश जिसका अध्ययन हिंदी की पाठ्य पुस्तक में नहीं किया गया है अपठित काव्यांश कहलाता है। परीक्षा में इन काव्यांशों से आप सभी से या विद्यार्थियों से भाव ग्रहण क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है ना। गद्यांश में मुख्य बात यह थी कि आपने उसको कितना समझा, हिंदी साहित्य को जाना। यहाँ आप समझा जाता है, यहाँ ये इसमें इस परीक्षण के माध्यम से जांचा जाता है कि आपको कविता का भाव कितना समझ में आया है, कि कवि क्या कहना चाहता है। तो जब किसी दोहे या कविता का कोई एक अंश जिसमें दिए गए प्रश्नों को छाट कर रेखांकित करके आपको लिखना होता है, वह अपठित काव्यांश कहलाता है और यह हमारे पाठ्यक्रम के बाहर से होता है। तो आइए सीखते हैं कि आप सभी को अच्छी प्रकार से बगैर पढ़ी कविता का भी आप प्रश्नों का उत्तर कैसे दे पाएंगे। उसके कुछ नियम हैं। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो अपठित काव्यांश की समझ को आप विकसित कर सकते हैं और जो इसका जो मुख्य लक्ष्य है भाव ग्रहण क्षमता, ठीक है ना, इस क्षमता को या क्षमता को भी आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो प्रारंभ करते हैं। तो जब भी परीक्षा होती है आपको 100 से 150 शब्दों में कोई एक काव्यांश दिया जाएगा जो किसी कविता का या दोहे का भाग होता है। ठीक है ना। उस काव्यांश से संबंधित 5 लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि हमने कल किया था गद्यांश में, वैसा ही काव्यांश में भी होता है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा तथा कुल प्रश्न 5 अंक के होंगे, अर्थात कुल प्रश्न ही कितने होंगे? 5 होंगे। अब कैसे सीखें कि हम परीक्षा के समय में मुश्किल से 10-15 मिनट में एक बगैर पढ़ी, पहले देखी, बगैर पाठ्यक्रम वाली कविता के अंश को कैसे समझें और उसके दिए गए प्रश्नों को कैसे हल करें। सबसे पहले विद्यार्थी कविता को मनोयोग से पढ़े ताकि उसका अर्थ समझ में आए। यदि कविता कठिन है तो इसे बार बार पढ़ें ताकि भाव स्पष्ट हो जाए। तो इसमें मैंने आपकी सहायता के लिए संगणक से टाइप करके लिखा है कि कविता को मन से पढ़ें, दिल से पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें ताकि उसको समझ सकें। क्योंकि कविता को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन 2 से 3 बार अगर आप जल्दी जल्दी से मौन वाचन से बगैर बोले मन ही मन पढ़ते हैं, जिसे साइलेंट रीडिंग बोलते हैं इंग्लिश में, तो आपको कविता समझ में आ जाएगी। उसके बाद कविता के अध्ययन के बाद उससे संबंधित प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। जैसा हमने गद्यांश में किया था वैसा हमने कविता में भी करना है, पद्यांश में करना है। प्रश्नों के अध्ययन के बाद कविता को दोबारा पढ़िए। उन पंक्तियों को चुनिए जिनमें प्रश्नों के उत्तर मिलने की संभावना हो। जैसे हमने कल रेखांकित किया था ना, ऐसे ही कविता में भी करना है। उसके बाद जिन प्रश्नों के उत्तर सीधे तौर पर मिल जाएं उन्हें लिख लीजिए। ठीक है ना। ये हो गया इसका नियम। और इसके अलावा इसमें खास बात ये है, जब हम गद्यांश के भाग को समझते हैं और रेखांकित करने के बाद उत्तरों को लिखते हैं तो उसमें केवल वही शब्द और वाक्य इस्तेमाल किए जाते हैं जो गद्यांश में दिए गए हैं। लेकिन जब हम अपठित काव्यांश के अंश को पढ़ते हैं, किसी छोटी कविता को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देते हैं,
उस समय हम अपनी तरफ से भी जोड़कर शब्द बना सकते हैं। मैं पुनः दोहराता हूँ, जब आप किसी कविता को पढ़ेंगे, अगर आपको उस पर कविता का उत्तर नहीं मिल पा रहा प्रश्न का, तो आप अपनी तरफ से शब्दों को जोड़कर, आपने भाव कविता का लेना है लेकिन शब्द सरल और शुद्ध अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं, जो कि गद्यांश में नहीं किया जाता। गद्यांश में वही शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि उसमें लिखे हुए हैं। तो कविता में हमें यह सहूलियत मिल जाती है। अब एक उदाहरण के तौर पर एक कविता पढ़ते हैं और उसके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करते हैं। कविता है, चिड़िया को लाख समझाओ कि पिंजड़े के बाहर धरती बड़ी है, निर्मम है। वहाँ हवा में उसे बाहर दाने का टोटा है, यहाँ चुग्गा मोटा है। बाहर बहेलिए का डर है, यहाँ निद्रद्व कंठ स्वर है। फिर भी चिड़िया मुक्ति का गाना गाएगी। अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी, यूं तो बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है, पर पानी के लिए भटकना है। यहाँ कटोरी में भरा जल गटकना है, मारे जाने की आशंका से भरे होने पर भी पिंजड़े से जितना अंग निकल सकेगा निकालेगी। हर सूं जोर लगाएगी और पिंजरा टूट जाए या खुल जाने पर उड़ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये एक प्यारी सी कविता को मैंने गीत विधि से पढ़ा। गीत विधि वह पढ़ाने की या पढ़ने की विधि होती है जिसमें हम किसी कविता या दोहे को गाने या गीत के माध्यम के द्वारा लय सुर ताल में पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है ना। तो ये पढ़ने के बाद मैंने एक बार पढ़ा तो मुझे लगभग इस कविता को समझ में आ गई। ठीक है ना। तो पढ़ने के बाद पता चला कि कवि ने एक चिड़िया के बारे में लिखा है जो उसके घर में पिंजरे में कैद है। तो चिड़िया हमेशा पिंजरे से बाहर जाने की, पिंजरे की पंक्तियों को तोड़ने की, उनकी डंडियों को तोड़ने की कोशिश करती है और बाहर जाने का हमेशा मन बनाए रखती है कि मैं बाहर जाऊंगी तो मुझे सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। लेकिन कवि से समझाता है कि बाहर ना तो तुम्हें पानी मिलेगा जो तुम्हारे सामने हर वक्त रहता है, ना खाना मिलेगा। यहाँ एक शब्द इस्तेमाल किया है, कौन सा? टोटा। ये तद्भव शब्द है। टोटे का अर्थ होता है तंगी आना, सामान की कमी होना। कि पिंजरे में तो आपको बहुत सारे दाने मिलेंगे, हवा भी मिलेगी, ठंडा भी मिलेगा, किसी का डर भी नहीं होगा, आराम से बोल सकती हो, तुम्हारा स्वर हम सबको सुनाई भी देगा। बाहर ये सारी चीज़ें होंगी, पानी भी होगा, हवा भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन तुम्हें समय पर नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से ये कविता थी। इसको आपने इसी प्रकार से पढ़ना है जब भी आपकी परीक्षा हो। ठीक है ना। तो अब इसमें जो दिए गए जो प्रश्न हैं, 5 प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को हम समझते हैं, पढ़ते हैं और उत्तर देने का प्रयत्न करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पिंजरे के बाहर का संसार निर्मम कैसे है? तो हमने पढ़ा था ना कि वहाँ पे तेज धूप होगी, गर्म हवाएं चलेगी, है ना, पानी नहीं मिलेगा, वो सब लिखना है। तो उत्तर देख लेते हैं। आपकी सहायता के लिए मैंने उत्तर को भी लिखा है। पिंजरे के बाहर संसार हमेशा कमजोरों को सताने की कोशिश में रहता है, यहाँ सदैव संघर्ष रहता है, इस कारण वह निर्मम है। देखिए, जब हम गद्यांश के उत्तर दे रहे थे तो हमने जैसा उसमें लिखा था वही लिख दिया, लेकिन कविता में हमने कविता को पढ़ना है और अपने शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है ना। तो आप इस कविता की ये वाली पंक्ति देखिए ना, पिंजरे के बाहर धरती बड़ी गर्म है, निर्मम है, वहाँ हवा उसे बाहर दाने का टूटा है, चुग्गा भी मोटा है, बाहर बहेलिए का डर है। बहेली समझ गए ना, जो चोर उचक्के हैं, जो शिकारी हैं, जो मारने वाले हैं। ठीक है ना। ये था, लेकिन इसका उत्तर हमने
सामान्य भाषा में बना के लिखा। अब प्रश्न संख्या 2, पिंजरे के भीतर चिड़िया को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है? तो हम समझ चुके ना कि इसको पानी है, खाने को दाना है ना, उसको सुरक्षा है। अब उत्तर देख लेते हैं। पिंजरे के भीतर चिड़िया को पानी, अनाज, आवास तथा सुरक्षा उपलब्ध है। यहाँ आवास से अभिप्राय क्या आ जाएगा? यहाँ आवास है चिड़िया का पिंजड़ा या पिंजरा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 3, कवि चिड़िया को स्वतंत्र जगत की किन वास्तविकताओं से अवगत कराना चाहता है? अर्थात पिंजरे के बाहर जो वास्तविक संसार है उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, वो कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं जिनके बारे में लेखक चिड़िया को बताना चाहता है? तो उत्तर रहेगा, कवि बताना चाहता है कि बाहर जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। भोजन, आवास, सुरक्षा के लिए हर समय मेहनत करनी पड़ती है। ये 2 पंक्तियाँ दी, 3 पंक्तियों को 3 लाइनों में बना के अच्छे से मैंने लिखा है। आपको भी ऐसे ही करना है। अब प्रश्न संख्या 4 यानी कि घ, बाहर सुखों का अभाव और प्राणों का संकट होने पर भी चिड़िया मुक्ति क्यों लेना चाहती है? ये ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि बाहर सुखों का अभाव और प्राणों का संकट होने पर भी चिड़िया मुक्ति ही क्यों लेना चाहती है? तो सीधी सी बात है, भगवान ने जिस जीव को उड़ने के लिए पंख दिए हैं, मेहनत करने के लिए छोटे छोटे पंजे दिए हैं, कोई भी जीव नहीं चाहेगा कि वह किसी के पराधीन रहे या कैद में रहे। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या लिखा है। बाहर सुखों का अभाव व प्राणी का संकट होने पर भी चिड़िया मुक्ति चाहती है। क्यों चाहती है? क्योंकि वह आज़ाद जीवन जीना पसंद करती है। समझ गए ना? उसको अपनी मर्जी से जीना, खाना खाना, पानी पीना, कहीं भी उड़ के जाना पसंद है, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं अपना आज का अंतिम प्रश्न। कविता का संदेश स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न पूछा है कवि ने कि इस कविता के अंश के माध्यम से, इस अपठित काव्यांश के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है। तो ये इसका सारांश भी रहेगा। इस कविता में कवि ने स्वाधीनता के महत्व को समझाया है। मनुष्य का व्यक्तित्व का विकास आज़ाद परिवेश में हो सकता है। तो इसमें कवि कहना चाहता है कि स्वाधीनता, एक शब्द आया है। कौन सा शब्द है? स्वाधीनता, ठीक है ना। इसका अर्थ हो गया कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी जीव है, चाहे वो पक्षी है, पशु है या मनुष्य है, अगर वो स्वाधीन है, स्वाधीन अपने अधीन यानी कि आज़ाद है, स्वतंत्र है, तो उसके व्यक्तित्व का विकास अच्छी प्रकार से हो सकता है। जब पराधीन होता है या गुलाम होता है तो हमेशा घुटन महसूस करता है। आज़ाद होने पर उसे चाहे कुछ भी ना मिले लेकिन फिर भी वो खुश रहता है, ठीक है। तो बच्चों, ये था अपना आज का अध्याय जो था अपठित काव्यांश। क्या था? अपठित काव्यांश। तो इस अपठित काव्यांश को आज हम पढ़ चुके कि किसी कविता का कोई एक अंश या दोहों का कोई कुछ दोहे होते हैं, जैसे कबीर के दोहे, उनमें से कुछ दोहे या कविता का एक अंश आपको पढ़ने के लिए दिया जाए और पढ़ने के बाद उसमें से 4 से 5 प्रश्न आपने समझकर लिखने हैं। क्योंकि कविता में मुख्य बात है कि जो वहाँ पे शब्द लिखे हैं उन शब्दों का इस्तेमाल करके आपने अपनी तरफ से वाक्य को बनाना है, जबकि गद्यांश में ऐसा नहीं था। आशा है आप सभी को आज का ये उपविषय अपठित काव्यांश समझ में आया होगा। फिर भी आप में से किसी छात्र छात्रा को कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे या गूगल क्लासरूम पे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।